हेलो एवरीवन, माय टॉपिक इज एक्स वीवो जीन थेरेपी कि हम जीन थेरेपी एक्स वीवो व्हाट डू यू नो बाय द मीन ऑफ। तो गाइज हम पढ़ने वाले हैं एक्स वीवो जीन थेरेपी। एक्स वीवो का मीनिंग है कि हम जीन को जो है ग्रो करेंगे, वो आउटसाइड द बॉडी, मतलब उसको ग्रो करेंगे एंड देन उसको बॉडी के अंदर वापस डाल देंगे। तो जीन थेरेपी इज ए टेक्निक फॉर करेक्टिंग डिफेक्टिव जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीज डेवलपमेंट। तो जीन थेरेपी एक टेक्निक है जिससे हम जो डिफेक्टिव जीन्स है उन्हें करेक्ट कर सकते हैं, और वो डिफेक्टिव जीन्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिसीज की डेवलपमेंट के लिए। Gene therapy typically aims to supplement a defective mutant allele with a functional one। तो जीन थेरेपी हम बेसिकली यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जीन थेरेपी के अंदर हम सप्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब बदलाव कर रहे हैं डिफेक्टिव म्यूटेंट एलील में। जो डिफेक्टिव म्यूटेंट एलील है, जो डिफेक्टिव म्यूटेंट एलील है उसको फंक्शनल वन से सही कर देंगे। साइंटिस्ट जो है वो यूज़ करते हैं सेवरल अप्रोचेस फॉर करेक्टिंग डिफेक्टिव और एबनॉर्मल जीन्स। साइंटिस्ट यूज़ करते हैं बहुत सारे अप्रोचेस क्या करेक्ट करने के लिए, डिफेक्टिव और एबनॉर्मल जीन्स को करेक्ट करने के लिए। एक नॉर्मल जीन्स में बी इंसर्टेड ऑन टू ए नो स्पेसिफिक लोकेशन विद इन द जीनोम। अब जो नॉर्मल जीन होता है गाइस, हम उसको क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं नो स्पेसिफिक लोकेशंस के ऊपर। अब नॉर्मल जीन को अगर हम नो स्पेसिफिक लोकेशन में लोकेट कर देंगे जीनोम के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन अप्रोच है वो, क्योंकि कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज नॉर्मल जीन में बी इंसर्टेड इनटू ए नो स्पेसिफिक लोकेशन विद इन द जीनोम। जीन एडिशन, दिस इज द मोस्ट कॉमन अप्रोच। एंड abnormal gene may be replaced by a normal gene through a homologous recombination। अब जो abnormal gene है, हम क्या कर सकते हैं, abnormal gene को रिप्लेस कर सकते हैं गाइस नॉर्मल जीन से। कैसे? होमोलोगस रिकम्बिनेशन से। होमोलोगस रिकम्बिनेशन में क्या होगा, जीन की रिप्लेसमेंट हो जाएगी, एंड जीन की रिप्लेसमेंट से क्या होगा, जो हमारा एबनॉर्मल जीन है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल में चेंज हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पे एक्स वीवो कर रहे हैं, तो बेसिकली जिस जीन में डिफेक्ट है, आई मीन टू से, हम वो जीन निकालेंगे, ठीक है, उसको रिप्लेसमेंट करेगी एंड देन वापस डाल देंगे, तो हो जाएगी जीन थेरेपी। और हम क्या कर सकते हैं, एबनॉर्मल जीन कैन बी रिपेयर्ड थ्रू सिलेक्टिव रिवर्स म्यूटेशन। जैसे कि मान लीजिए जीन की सीक्वेंस है, और वो जीन की सीक्वेंस है ATGCCTA, और वहाँ पे क्या होगा, एबनॉर्मल जीन बन गया। एबनॉर्मल जीन बन गया भाई CCGTA बन गया। तो हम क्या करेंगे, मुझे पता है कि अगर इसके अंदर हम म्यूटेशन कर दे, यहाँ पे G कर दे, यहाँ पे C कर दे, तो मेरा काम हो जाएगा। तो अब नॉर्मल जीन को हम रिपेयर कर सकते हैं म्यूटेशन से, ताकि अपना नॉर्मल फंक्शन ले ले। क्योंकि अब जीन ही क्या करते हैं, जीन ही कोड करते हैं आरएनए, जीन ही कोड करते हैं, जीन की ही सीक्वेंस कोड करती है प्रोटीन के लिए, और प्रोटीन प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। तो जीन थेरेपी में भी जर्म लाइन और सोमेटिक जीन सेल जीन थेरेपी, जो जीन थेरेपी है गाइस, वो जर्म लाइन भी हो सकती है, मतलब हम सेक्स सेल से भी ले सकते हैं और सोमेटिक सेल से भी ले सकते हैं, जीन थेरेपी हो सकती है। करंट जीन थेरेपी जो यूज़ हो रही है गाइस, वो हो रही है सोमेटिक जीन थेरेपी। तो ज़्यादातर हम सोमेटिक सेल्स में यूज़ करते हैं। अब जर्म लाइन जीन थेरेपी क्या होता है गाइस, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूँ। जर्म लाइन therapy. Germline therapy is the process of genetically modified sperm or egg cell to create new offspring. Germline therapy वैसे होता है is a type of gene therapy where new DNA is inserted into cells using a vector like a virus. The new DNA replaces only faulty DNA to create डिसीज। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें जर्म सेल्स लेते हैं, और जर्म सेल्स जैसे कि उन्होंने होते हैं हमारे स्पर्म और एग होते हैं, उनके अंदर हम क्या करेंगे, वो सेल्स जो ऑफस्प्रिंग को, मतलब कि एक चाइल्ड बेबी बनाने के लिए यूज़फुल होते हैं, इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम न्यू डीएनए इंसर्ट कर देंगे सेल के अंदर, और सेल के अंदर हम नया डीएनए डालेंगे बाय द हेल्प ऑफ वेक्टर। और जो हमारा वेक्टर यूज़ होगा वो हमारा वायरस भी यूज़ हो सकता है, और कोई भी हमारा वेक्टर हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि वेक्टर की आपको क्लासिफिकेशन पता है, वो कोई भी हो सकता है, मे बी प्लाज्मिड, जीएस, एनीथिंग जो यूज़फुल रहेगा। और इससे हम जेनेटिक डिसीज़ को क्योर कर सकते हैं। हम जो फॉल्टी जीन है वहाँ पे हम क्या करेंगे, वेक्टर आएगा, ठीक है, वेक्टर आके क्या करेगा, अच्छा जीन लेके आएगा वेक्टर, जो यूज़फुल चाहिए वो रेप्लिकेट होगा, एंड वही जीन जो है जर्म लाइन, मतलब कि जर्म सेल्स के थ्रू ऑफस्प्रिंग में चला जाएगा। तो इट इज़ द बेस्ट टेक्निक जो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यूज़ करते हैं
तो गाइस हमारी जीन थेरेपी जर्म लाइन भी हो सकती है और सोमेटिक सेल जीन थेरेपी भी हो सकती है। जो करंट में जीन थेरेपी यूज़ हो रही है गाइस, वो जनरली जो यूज़ होती है वो होती है सोमेटिक जीन थेरेपी, जो क्या करती है, जिसके अंदर इन्वॉल्व होता है इंट्रोडक्शन ऑफ जीन्स इनटू सोमेटिक सेल्स। तो गाइस हुआ क्या, इस थेरेपी के अंदर जो जीन्स थे वो सोमेटिक सेल्स में चले गए। तो इसमें क्या हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ जीन्स इनटू सोमेटिक सेल्स। तो इसमें हमने सोमेटिक सेल्स में जीन डाल दिया और बेसिकली इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के अंदर हम लेंगे जर्म से। जीन थेरेपी इन्वॉल्व द परमानेंट, क्योंकि इसके अंदर परमानेंट जाएगा ना, वो भी सेक्स सेल्स में चला जाएगा, तो वो ऑप्शन में चला जाएगा। तो जर्म लाइन जीन थेरेपी इन्वॉल्व्स द permanent transmissible modification of the genome of the gamete, a zygote or an early embryo. The prospect of human genome germline gene therapy is currently not mentioned, not scannized. So we will be read about germline gene therapy. तो germline gene therapy में क्या करेगी, हमने क्या लिया, एम्ब्रॉय लिया, एम्ब्रॉय में हमने जीन थेरेपी करी, और एम्ब्रॉय भी ले सकते हैं हम इसके अंदर, उससे ह्यूमन बन जाएगा। और इसके अंदर हम क्या ले सकते हैं, हम इसके अंदर एगो और स्पर्म एंड एग के अंदर भी चेंज कर सकते हैं, और इनकी जो फ्यूज़न होएगी देन जो जाइगोट होगा उसमें चेंजेस आ जाएगी। अब सोमेटिक लाइन जीन थेरेपी में क्या करेगी, हम क्या होगा, ह्यूमन से लेंगे, कहाँ से लेंगे, ह्यूमन से लेंगे, ह्यूमन। गाइज हमने यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ग्रीन ग्रीन कलर, हमने यहाँ से जीन थेरेपी करी है, सोमेटिक सेल्स को टारगेट करा, इसमें हमने कोई जर्म लाइन सेल्स को टारगेट जो है नहीं किया है गाइज। एंड नेक्स्ट जो मैं आपको फोटो दिखाने वाली हूँ, आपको समझ में आ गया होगा कि किया क्या, जर्म लाइन जीन थेरेपी एंड सोमेटिक जीन थेरेपी हमने इसके अंदर करी है। एंड नेक्स्ट मेथड, अब इंसर्ट करेंगे कैसे हम, एक्सप्रेस मेथड ऑफ इंसर्टिंग, कि हम इंसर्ट करेंगे कैसे, एंड वो एक्सप्रेस जो हमने पर्टिकुलर सीक्वेंस हमने इंसर्ट कर दी वो कैसे एक्सप्रेस करेगी जीन को टारगेट सेल के अंदर। तो हमारा जो नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा मेथड फॉर इंसर्टिंग एंड एक्सप्रेसिंग ए जीन इन द टारगेट सेल। तो जेनेटिक मटेरियल है, हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, हो सकता है हम उसको डायरेक्टली ट्रांसफर कर दें सेल के अंदर विद इन ए पेशेंट। जैसे डायरेक्टली मतलब हमें सेल को बाहर निकालने की नीड नहीं है, हम क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर डायरेक्टली ट्रांसफर कर देंगे। तो उस टेक्निक का नाम होगा इन वीवो जीन थेरेपी, और सेल को हम रिमूव कर देंगे पेशेंट से एंड देन जेनेटिक मटेरियल को इंसर्ट कर देंगे, उसको वो जाएगी इन विट्रो। और इसमें क्या होगा, प्रायर टू ट्रांसप्लेटिंग द मॉडिफाइड सेल्स, और हो सकता है हम क्या कर दें, हम सेल्स को मॉडिफाइड कर दे बाहर निकाल के, तो जगह एक्स वीवो जीन थेरेपी। इन वीवो एंड एक्स वीवो में आप समझ पा रहे हैं। उसके बाद इन वीवो में बेसिकली हुआ क्या, इन वीवो तो हमने क्या लिया, थेरेपेटिक जीन ले लिया, उसको हमने क्या किया, ट्रांसजीन पैकेजिंग कर दी वायरस के अंदर, देन हमने उसको इंजेक्ट कर दिया। इसमें क्या हुआ, हमने स्टेम सेल रिमूव करे पेशेंट से, ठीक है, स्टेम सेल रिमूव करने के बाद हमने उसको ट्रांसडक्शन करा, बाहर किया, मतलब एक्स मतलब बाहर किया, एंड देन उसको, ठीक है आप समझ पा रहे हैं ना, थेरेपेटिक जीन से हमने उसको बाहर किया एंड देन फिर डाला लैब के अंदर, हमने इसको किया फिर। तो एक्स वीवो जीन थेरेपी क्या है, एक्स वीवो जीन थेरेपी कैन बी अप्लाइड ऑन टू ए सिलेक्टेड टिश्यूज। ऐसा नहीं है कि हम इसको हर उस पर डाल देंगे, जैसे कि बोन मैरो हु सेल्स कैन बी कल्चर इन द लेबोरेटरी। द एक्स वीवो जीन थेरेपी कैन बी अप्लाइड ऑन टू द ओनली एंड ओनली ऑन सिलेक्टेड टिश्यू। हम इसको केवल और केवल सिलेक्टेड टिश्यू पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि बोन मैरो के ऊपर, जिसके सेल्स हम कल्चर कर सकते हैं लेबोरेटरी में। तो द टेक्निक ऑफ एक्स वीवो जीन थेरेपी इन्वॉल्व्स द फ्लोइंग स्टेप्स। तो एक्स वीवो जीन थेरेपी में जो स्टेप्स आएंगे वो आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सेल को आइसोलेट करेंगे। सबसे पहला काम क्या है गाइस, सेल को आइसोलेट करना है जिनके अंदर क्या जेनेटिक डिफेक्ट है, ठीक है, पेशेंट से हम वो सेल निकालेंगे जिसमें जेनेटिक डिफेक्ट है। फिर हम क्या करेंगे गाइस, उस सेल को ग्रो करेंगे कल्चर के अंदर। सबसे पहले हमने क्या किया, आइसोलेट किया सेल को, जेनेटिक डिफेक्ट है, इंट्रोड्यूस करा थेरेपेटिक जीन ऑन टू ए करेक्ट जीन डिफेक्ट, ठीक है। एंड देन जो रहेगा, हमने सिलेक्ट करना है जेनेटिकली करेक्टेड सेल, स्टेबल ट्रांसफॉर्मेट्स एंड ग्रो, ट्रांसप्लांट करना है मॉडिफाइड सेल्स को पेशेंट के अंदर। जो प्रोसीजर है गाइस बेसिकली इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ पेशेंट ओन सेल। इसमें क्या हो रहा है, ऐसा नहीं हम कहीं बाहर से सेल ला रहे हैं, हम इसमें पेशेंट के ही सेल निकाल रहे हैं। अब पेशेंट का सेल खराब है, अभी वो खराब है, वो तो अरे कोई बात नहीं, डिफेक्ट है उसको ठीक कर देंगे।
पेशेंट का ही सेल निकालेगी कल्चरिंग के लिए, जीन करेक्शन के लिए, एंड देन रिटर्न कर देगी पेशेंट के अंदर ही। तो इसमें क्या हुआ, this technique is therefore not associated with adverse immunological response after transplanting the cells. Ex vivo gene therapy is efficient only if the therapeutic gene, remedial gene, is stably incorporated, continuously expressed. अब इसमें होगा क्या, एक्स विवो जीन थेरेपी सिर्फ और सिर्फ तभी एफिशिएंट रहेगी जब जो जीन है वो स्टेबली इनकॉर्पोरेट हो जाए और अपने आप को एक्सप्रेस करे। तो बेसिकली दो जीन डिलीवरी मेथड्स हैं, जो दो जीन डिलीवरी मेथड्स है गाइस मैं आपको बताने वाली हूँ। एक तो है वायरस मीडिएटेड ट्रांसडक्शन मेथड और एक है नॉन वायरस मीडिएटेड। तो हम दो पढ़ेंगे, एक तो वायरस मीडिएटेड एंड एक नॉन वायरस मीडिएटेड। वायरस मीडिएटेड transduction method. The virus use the vectors frequently used in gene therapy are virus, particularly retrovirus, adenovirus, and adeno-associated virus. RNA is the genetic material in retroviruses. As the retrovirus enter in the host cell, it synthesizes DNA from the RNA by the reverse transcriptase. So the so formed the viral DNA referred to as the provirus get incorporated into the DNA of the host cell. तो इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वायरस को एज ए हम ट्रांसडक्शन मेथड के लिए यूज़ कर रहे हैं। एंड व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रांसडक्शन। तो गाइस इसके अंदर हमने जो पढ़ा वायरस मीडिएटेड ट्रांसडक्शन मेथड, तो इसका मीनिंग क्या होता है। ट्रांसडक्शन का मीनिंग होता है कि फॉरेन पार्टिकल इंट्रोड्यूस करना बाय द हेल्प ऑफ वायरस एज ए वेक्टर। वेक्टर मतलब कि वायरस एज ए वेक्टर की हेल्प से हमें क्या करना, फॉरेन पार्टिकल को इंट्रोड्यूस करना। तो वेक्टर जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं जीन थेरेपी में वायरस होते हैं, पर्टिकुलरली रेट्रोवायरस, एडिनोवायरस, एडिनो एसोसिएटेड वायरस, और आरएनए जेनेटिक मटेरियल है रेट्रोवायरस का। जैसे रेट्रोवायरस एंटर करेगी वो डीएनए सिंथेसाइज कर लेगी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से और प्रोवायरस बना लेगी, लेकिन वो हार्मलेस होएगी। हाउएवर देयर इज इट बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है क्योंकि कुछ रेट्रोवायरस है वो कन्वर्ट कर लेते हैं नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल्स। इसमें रिस्क क्या रहेगा, क्योंकि रेट्रोवायरस क्या कन्वर्ट कर लेगी, नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एब्सोल्युटली असेंशियल भी है ये टू इंश्योर दैट सच ए थिंग डज नॉट हैपन, ताकि ये चीज़ ना हो जाए। अब रेट्रोवायरस को हार्मलेस बनाने के लिए रिसर्चर्स ने क्या किया है गाइस, मेकिंग रेट्रोवायरस हार्मलेस। अब रेट्रोवायरस तो वेक्टर की तरह काम कर सकता है, लेकिन अब रेट्रोवायरस का एक नुकसान क्या है गाइस, ये रेट्रोवायरस कैंसर सेल में कन्वर्ट हो सकता है, नॉर्मल सेल को कैंसर सेल्स में कन्वर्ट कर सकता है। तो हमें सबसे पहले रेट्रोवायरस को हानिकारक है, वो हार्मफुल है, हमें उसको हार्मलेस बनाना पड़ेगा ताकि वो कोई भी हार्म ना करे, कोई भी हानि ना करे। रिसर्चर्स एम्प्लॉय सर्टेन बायोकेमिकल मेथड टू कन्वर्ट harmful retrovirus to harmless before them used as a vector. For instance, by artificially removing a gene, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियली जीन को रिमूव करेंगे जो कि वायरस के क्या करे, एनवलप बना रहा है। फॉर इंस्टेंस द artificially removing a gene that encodes for the virus envelope, the retrovirus can be crippled and made harmless. इसमें क्या होगा, विदाउट द एनवलप रेट्रोवायरस कैन नॉट एंटर द होस्ट सेल। अगर एनवलप ही नहीं होगा, अगर एनवलप ही नहीं होगा तो रेट्रोवायरस क्या जा पाएगा होस्ट सेल में, आप बताइए गाइस। नो, नहीं जा पाएगा बिल्कुल। तो प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वायरस पार्टिकल्स कैन बी अचीव्ड स्टार्टिंग फ्रॉम ए सिंगल एनवलप डिफेक्टिव रेट्रोवायरस। अगर हम एनवलप को क्या करेंगे गाइस, फॉर इंस्टेंस द आर्टिफिशियली रिमूविंग ए जीन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल रिमूव कर लेंगे जीन को जो वायर एनवलप बना रहा है, और रिमूव करने के बाद एनवलप नहीं रहेगा, एनवलप नहीं रहेगा तो वो हार्मलेस हो जाएगा क्योंकि वो एंटर नहीं कर पाएगा होस्ट सेल में। जो प्रोडक्शन हो रही है लार्ज नंबर ऑफ वायरस पार्टिकल वो तो हो जाएगी, लेकिन वो बिल्कुल ही हार्मलेस रहेगा, कोई हानि नहीं हो पाएगी। तो इस फोटोग्राफ में आप देख पा रहे हैं कि हमने किया क्या। इन दिस फोटोग्राफ यू कैन सी कि ये वायरस पार्टिकल है, दैट इज वायरस वेक्टर विद डिफेक्टिव एनवलप। अब ये एंटर नहीं कर सकता है, अगर ये कैन एंटर, अगर ये एंटर कर भी जाएगा होस्ट सेल के अंदर
तो ये क्या बना देगा, होस्ट सेल में ये बना देगा एनवलप। अब ये हेल्पर वायरस है, हेल्पर वायरस क्या करता है, इसके पास क्या होता है, एनवलप होता है, एनवलप जीन होगा तो ये बना देगा, ये वायरस वेक्टर की तरह यूज हो रहा है और ये क्या इसकी हेल्पर वायरस है। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो सकती है वेक्टर वायरस विद हेल्पर वायरस की हेल्प से। It is made possible by using helper virus which contain normal gene for envelope formation। अब ये पॉसिबल कैसे हुआ है, ये पॉसिबल हुआ है हेल्पर वायरस की हेल्प से, जो कि जिसके पास होते हैं नॉर्मल जीन। अब ये नॉर्मल जीन किस में हेल्प करते हैं, एनवलप की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। This is made possible by using helper virus which contain normal gene। अब इस helper virus के पास क्या होता है, normal gene होता है envelope की formation के लिए। Along with the helper virus, the vector with defective envelope gene can enter the host cell and both of them multiply. By repeating multiplication in the host cell, billions of vectors and helper virus are produced. This vector virus can be separated from the helper virus and purified. Isolation of vector virus totally free from helper virus, हेल्पर वायरसेस। अब हमने आइसोलेट कर दिया, अलग कर दिया किसको, वेक्टर वायरस को, किसे, हेल्पर वायरस से, वो बिल्कुल ही फ्री रहेगा। एब्सोल्युटली बोलते तो ज़रूरी भी है। कंटामिनेशन ऑफ हेल्पर वायरस इज ए बिग थ्रेट टू द हेल्थ ऑफ द पेशेंट अंडरगोइंग जीन थेरेपी। अगर हेल्पर वायरस में कंटामिनेशन होगी तो बहुत ही रिस्क रह सकता है, तो ये प्रोसेस बहुत ही सावधानी से करनी होती है। रेट्रोवायरस इन जीन थेरेपी, तो रेट्रोवायरस जीन थेरेपी में कैसे यूज होएगी गाइस, इन जनरल रेट्रोवायरस पार्टिकल हैज आरएनए एज ए जीनोम ऑर्गेनाइज इनटू 6 रीजन। इसके पास क्या होता है, इट हैज ए 5 prime long terminal repeat, 5 prime long terminal repeat, a non-coding sequence required for packaging of RNA designated as Psi, a gene gang coding for structural protein, a gene polymerase that codes for reverse transcriptase, a gene ENV coding for envelope protein, and a 3 prime long terminal repeat। तो इसमें क्या होता है, जो रेट्रोवायरस है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं जीन थेरेपी में, उसके पास क्या होगा, आरएनए तो एज ए जीनोम होगा और 6 रीजन होंगे। अब 6 रीजन मैं आपको गिनवाती हूँ कौन कौन से। जो पहला रीजन मैंने आपको बोला वो तो एक तो रहेगा 5 प्राइम लॉन्ग टर्मिनल रिपीट, एक क्या रहेगा 3 प्राइम लॉन्ग टर्मिनल रिपीट, एक क्या रहेगा नॉन कोडिंग सीक्वेंस, ठीक है, जिसको हम साई बोल रहे हैं, क्या रहेगा जीन गैंग, और क्या रहेगा जीन पॉलीमरेज। इसके अलावा क्या रहेगा जीन NENV एनवलप, जीन एनवलप के लिए। तो 6 इसके अंदर क्या रहेंगे, रीजन रहेंगे रेट्रोवायरस के अंदर। तो रेट्रोवायरस के पास आरएनए जीनोम है जो कि 6 रीजन के अंदर ऑर्गेनाइज्ड है। तो आपको जैसे कि इसके अंदर दिख रहा है वो 6 रीजन कौन कौन से है गाइस, एक तो 5 डैश लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स साई, इसके अलावा जो हमारे पास है 5 dash long terminal read non coding sequence for packaging designated, जिसको हम नॉन कोडिंग, सही क्या है गाइस हमारे पास लॉन्ग नॉन कोडिंग सीक्वेंस है सही हमारे पास पैकेजिंग के लिए। एंड जीन गैग है जो कि ये कर रहा है स्ट्रक्चरल प्रोटीन को। इसके अलावा हमारे पास एक पॉलीमरेज है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में हेल्प कर रहा है। एंड एनवलप के लिए भी जीन है। एंड 3 प्राइम पे LTRP है। तो हो गए टोटल 1 2 3 4 5 6 ये। उसके बाद रेट्रोवायरस यूज होते हैं जीन थेरेपी में। जनरल मैप ऑफ ए टिपिकल रेट्रोवायरस, ए जीन मैप ऑफ ए मॉडिफिकेशन रेट्रोवायरस फॉर यूज इन जीन थेरेपी, दैट इज लॉन्ग टर्मिनल रिपीट पैकेजिंग सिग्नल सीक्वेंस, और जो हमारे पास GAG, ठीक है, गैग है। एंड कोडिंग सीक्वेंस फॉर स्ट्रक्चर प्रोटीन, कोडिंग सीक्वेंस फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एनवलप प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस एंड थेरेपेटिक जीन। एंड नेक्स्ट जो रहेगा हमारे पास वो रहेगा गाइस प्रमोटर जीन। फॉर द यूज ऑफ रेट्रोवायरस एज ए वेक्टर स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। अब रेट्रोवायरस को वेक्टर की तरह यूज़ करें तो स्ट्रक्चरल जीन जो GAG एंड पॉलीमरेज को हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। डिलीट करने से क्या होगा, ये अपना स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं कर पाएगा एंड पॉलीमरेशन नहीं कर पाएगा। जो जीन्स एक्चुअली एडजेसेंट होते हैं साई रीजन के, दैट इज साई रीजन गाइस, ओके।
that is Cyrene. In addition, a promoter gene is also included. This vector design allows the synthesis of clone genes. For use of retrovirus as a vector, the structural gene GAG and a polymerase are deleted. These genes are actually adjacent to Cyrene. In addition to promoter gene is also included. This vector design allows synthesis of clone genes. अब यही vector जो design होगा इसी से ही help होएगी clone जो gene है उसकी synthesis में. A retroviral vector can carry a therapeutic DNA of maximum size of 8 kilodalton, 8 kilo actually. A retroviral vector DNA can use to transform the cells. However, the efficiency of delivery and integration of therapeutic DNA are very low. In recent years, techniques have been developed to deliver the vector RNA to the host cell at a higher frequency. For this purpose, packaged retroviral RNA particles are used. इसे हम पैकेज पार्टिकल्स का यूज़ कर रहे हैं. दिस टेक्निक अलाउज ए हाई एफिशिएंसी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल डीएनए इनटू होस्ट जीनोम. सेवरल मॉडिफाइड viral vector have been developed in recent years for gene therapy. बहुत ही ज़्यादा modified vectors को हम यूज़ कर रहे हैं recent years में gene therapy के लिए. इसमें यूज़ हो रहे हैं oncoretrovirus, adenovirus, adeno associated virus, herpes virus and a number of hybrid vectors combining the group characteristics of parental virus. Parental vectors. एडिनोवायरस जो होते हैं वो डीएनए वायरस है जिनके पास लीनियर और डबल स्टैंडर्ड जीनोम ऑफ अप्रोक्स 36 किलो बेस पेयर का है. जेनेटिक मटेरियल ऑफ द एडिनोवायरस इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट सेल एंड द जेनेटिक मटेरियल जो लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम है वो नॉन इंटीग्रेटेड रहेगा एपिसोम की में with in cell nucleus and the instruction in this extra DNA molecules are transcribed just like other gene. The extra gene does not replicate when the cell is about to undergo cell division. So the descendants of the cell will not have the extra gene. This means the treatment with adenovirus will require regular doses to add the missing gene every time. Adeno-associated virus from the parvovirus family are non-pathogenic single-stranded DNA virus. They rely on the co-infection by adeno or herpes virus to replicate. There are few disadvantages of using adeno-associated virus, mainly the small amount of DNA. इसमें हम बेसिकली क्या यूज़ करेंगे गाइस, थोड़ी सी अमाउंट ऑफ डीएनए. वो थोड़ी सी अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होगा, अप टू 4.5 किलो बेस पेयर कैरी करेगा एंड डिफिकल्टी होगी इसके अंदर इसको प्रोड्यूस करने में. नॉन वायरल ट्रांसक्रिप्शन मेथड, अब हम जो यूज़ करने वाले हैं वो यूज़ करने वाले हैं नॉन वायरल ट्रांसक्रिप्शन मेथड को. देयर आर करंटली two non-viral transfection methods have been tested for gene therapy approaches. जो पहला जो यूज़ हो रहा है non-viral transfection method में वो यूज़ हो रहा है liposome mediated. अब liposome mediated में क्या होता है, जो DNA to be transferred is packed in vitro with the liposome and used directly for gene transfer tissue in vivo and ex vivo. अब नॉन वायरल में लाइपोसोम मीडिएटेड का हम यूज़ कर सकते हैं. लाइपोसोम जो होते हैं वो कैटाइनिक भी हो सकते हैं गाइस, एनाइनिक भी हो सकते हैं. एनाइनिक लाइपोसोम पास नेगेटिव चार्ज होगा, वो बाइंड हो जाएगी डीएनए अंदर की तरफ से और लिपिड कोटिंग अलाउ डीएनए टू सर्वाइव इन वीवो बाइंड टू द सेल्स एंड एंडोसाइटोस इन द सेल्स. ये आपको फोटोग्राफ के अंदर दिखा रखा है कि कैसे मेम्ब्रेन ट्रांसफर रहेगा. तो गाइस इसके अंदर क्या होगा, डीएनए और लाइपोसोम को हमने डाला तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया जिसका नाम है हमारे पास लाइपोप्लेक्स. एंड फिर इसके अंदर ये क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन पे नेगेटिव चार्ज है, अब पेप्टिडोग्लाइकन इसमें जाएगा. एंड एंडोसाइटोसिस, व्हाट डू यू मीन बाय एंडोसाइटोसिस? एंडोसाइटोसिस मतलब गाइस एंडोसाइटोसिस का मीनिंग होता है सेल के अंदर मैटर को अंदर की तरफ ले लेना, क्योंकि लाइपोप्लेक्स है जो कॉम्प्लेक्स है डीएनए लाइपोसोम का वो एंडोसोम पूरा बन जाएगा. एंड देन क्या होगा, एंडोसोम विद लिपिड मिक्सिंग, एंडोसोम मैचुरेशन, एंडोसोम डीएनए फ्रेगमेंटेशन, लाइसोसोम, इस हिसाब से एक्सकेप हो जाएगा एंडोसोम एंड न्यूक्लियस यानी अलग हो जाएगा. नेक्स्ट जो है
Next is ballistic. Ballistic, the process involves the acceleration of high velocity DNA coated microprojectiles into cells. Potential advantage are no viral component, non-pathogenic, no immunity problem, no limit to size of foreign gene. तो इसमें क्या होता है, एसोलेशन होगी, हाई वेलोसिटी डीएनए माइक्रो प्रोजेक्टाइल की, अब डीएनए हाई वेलोसिटी से आएगा, सेल के अंदर चला जाएगा। इसकी मान लीजिए ये आया हाई वेलोसिटी से हमने डीएनए करा, ये सेल के अंदर चला जाएगा डीएनए। एंड इसका फ़ायदा क्या है, इसमें कोई भी वायरल कंपोनेंट नहीं है, कोई भी ये पैथोजेनिसिटी कॉज नहीं करेगा। अगर कोई वायरल कंपोनेंट नहीं है तो अंगेज कोई पैथोजन नहीं है कोई, तो कोई पैथोजेनिटी भी नहीं होएगी, इम्यूनिटी प्रोड्यूस भी नहीं होगी, कोई एंटीजन ही अगर नहीं आया तो एंटीबॉडीज़ का क्या कम, नो एंटीबॉडीज़, नो लिमिट टू साइज ऑफ फॉरेन जीन। तो थैंक यू सो मच गाइज, आपको मेरा ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।